तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. Figure shows two blocks A and B each having a mass 320 gram connected by a light string passing over a smooth light pulley. तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं, राइट. दोनों का मास 320 ग्राम्स है. सो मास M इज इक्वल टू 320 ग्राम और 0.32 kg होगा. उसके बाद the horizontal surface on which the block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter. So K का वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर है और whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. मतलब ये वाला जो एंड है ये 40 सेंटीमीटर का लेंथ का है. मतलब ये अगर h मान लेते हो इसको, सो h इज इक्वल टू 0.4 मीटर. ठीक है. l मान लो, h क्या मानोगे, l लेंथ ऑफ स्प्रिंग l मान लो, जो नॉर्मल नेचुरल लेंथ. ठीक है. 40 centimeter above the horizontal surface. Initially the spring is vertical and unstretched. When the system is released to move, find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. तो ये देखो क्या होगा, जब ये नीचे आएगा ना तो एक ऐसा समय आएगा जब ये जो स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. पहले L लेंथ था, अब मान लो L प्लस एक्स हो गया इसका लेंथ. ठीक है. तो उसके स्ट्रेच होने के वजह से, राइट, जो इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ क्या फोर्स लगेगा, kx फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स kx इंटू, मान लो ये एंगल थीटा है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में kx है तो इधर कितना हो जाएगा, kx cos थीटा हो जाएगा. क्लियर है. ठीक है. और ये जो mg फोर्स है नीचे के तरफ, राइट, और मान लो नॉर्मल रिएक्शन n है, बट जब ये सरफेस को छोड़ देगा उस समय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. तो जिस समय सरफेस को छोड़ेगा उस समय kx cos थीटा इसके mg के बराबर होगा. क्लियर है यहां तक. यस सर. अब हम लोग को ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. इससे मान लो स्ट्रेट लाइन ये थीटा है तो हम लोग अभी सबसे पहले अगर इसका cos थीटा निकालने की कोशिश करें सो cos थीटा क्या हो जाए, क्योंकि kx cos थीटा में जरूरत पड़ेगा ना हमें. cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस. बेस मेरा कितना है, l है, और हाइपोटेनस कितना है, l प्लस एक्स है. l मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस एक्स, ये हमारा cos थीटा हो गया. ठीक है. सो व्हेन द ब्लॉक leaves the surface, when the system is ready to find the velocity of the block at the instant it breaks off the surface. When the block leaves the surface, उस पॉइंट पे kx upward force kx cos theta is equal to mg downward force, right. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो इससे हम लोगों को आएगा जो वैल्यू है cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन kx, राइट. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो cos थीटा को, तो 0.4 बाय 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा mg बाय kx. मास ले लो 0.32, g का वैल्यू 10 है, k का वैल्यू 40 है इंटू x. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 इंटू 0.4, 4 16 प्लस, सॉरी
16x हो गया. 16x is equal to 3.2 into 0.4, 0.96, sorry 1.28 हो जाएगा. 1.28 प्लस 3.2x, तो इससे आ जाएगा 16 माइनस 3.2, 13, 12.8. x is equal to 1.28, x is equal to 0.1 मीटर. तो जिस समय ये लीव करेगा सरफेस को, उस समय x का वैल्यू 0.1 मीटर. अब हमें पता है कि उस समय ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इसमें s हो रहा है, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट s is equal to root under L plus x का whole square minus L square. So the displacement S will be equal to root under 0.4 plus 0.1, 0.5 square minus 0.4 square, 25, 16, 9, 0.3 centimeter, 0.3 meter, sorry. सो ये 0.3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का. तो वर्क डन, ठीक है, हम लोगों को क्या निकाला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, कि जो यहाँ पे स्प्रिंग जो वर्क करेगा, स्प्रिंग में वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके वजह से, और ये जो इसमें जो वर्क डन है ये s डिस्टेंस से गया. ठीक है, सो ये s डिस्टेंस नीचे आ जा रहा है. तो यहाँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है. तो यहाँ पे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करोगे तो माइनस ऑफ हाफ kx स्क्वायर, ये गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, प्लस ऑफ mg इंटू एस इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ. इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, बाद में ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब ये इस इंस्टेंट पे ये v और ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वैसे भी कर सकते हो. ठीक है बच्चों, सो दिस इज, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो माइनस ऑफ हाफ इंटू के हमारा कितना है, के का वैल्यू 40 है, एक्स स्क्वायर जो है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस एम जी 0.32 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.3 इज इक्वल टू हाफ, 2 इंटू हाफ इंटू मतलब एम वी स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे माइनस ऑफ 20 इंटू 0.01 प्लस 32 into 3.32 into 3, 0.96 is equal to mv square. मास 0.32 है into v square, हमें निकालना है. So 0.96 into 0.02
0.2 बेसिकली, 0.96 माइनस 0.2 तो 0.76 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.32 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, वो v हो जाएगा. सो v इज इक्वल टू 76 by 32 plus 1.5. क्लियर बच्चों? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है. आज भी बच्चे कम है. वेदांश कहाँ है? वेदांश नहीं है आज. और कोई कौन गायब है वेदांश के अलावा? 10 बच्चे हैं ना अपने पास. लिख लिया सबने? यस सर। है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे विद्यार्थी के 5 लक्षण पे, राइट? तो क्या क्या लक्षण है तुम्हारे अंदर, उस पर बात कर रहे थे. और क्या क्या लक्षण तुमको चाहिए. एक सेकेंड होल्ड करना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तुम लोगों को समझ में आया था जो मैंने भेजा था मैसेज? यस सर। हाँ सर। अरे अमृत राज, तुमको तो समझ में आएगा ही. बाकियों से पूछ रहे हैं, है ना? खैर मतलब तो समझा ही दिए थे. थोड़ा सा ये सब चीज पे ध्यान दो, राइट? यू शुड हैव अ परसिवरेंस ऑफ ग्रो, मतलब वो लगे रहता है काम में. तो कोई भी क्वेश्चन को उठाओ तो उस पर लगे रहो. जब तक नहीं लगे रहोगे तब तक फिर आईआईटी की तैयारी नहीं होगी. फिर बाकी चीजों की तैयारी तो हो सकती है. आईआईटी अगर जाना है तो तुमको एक एक क्वेश्चन पे लगे रहना होगा, मतलब दिन दिन भर, है ना? जितने जितने तुम मतलब उस पर अटेम्प्ट मारोगे उतनी चीजें नई सीखोगे. उस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा करने की कोशिश करोगे तो हर बार नया कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा और उससे तुमको सीख मिलेगी. और उसके बाद कंसंट्रेशन, बको ध्यानम, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट करके. जैसे वो मछली को पकड़ने के लिए एक पांव पे खड़े रहता है, घंटों खड़े रहता है मछली को पकड़ने के लिए, हिलता भी नहीं. उसी तरह से कंसंट्रेशन तुम्हारा रहना चाहिए जब काम करो, राइट? उसके अलावा है स्वान निद्रा, मीन्स व्हेन अ डॉग स्लीप्स, हल्की सी भी आहट होती है उसकी नींद खुल जाती है. ये नहीं कि मतलब घोड़े बेच के से सो रहे हैं, बिल्कुल बन गए हैं कुंभकर्ण. कुंभकर्ण नहीं बनना है, राइट? बिल्कुल हल्की निद्रा लेनी है. 6 घंटे 6.5 घंटे बहुत होता है तुम लोगों की, है ना? अल्पहारी का मतलब कम खाना खाना है, इतना नहीं खाना. मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा एक रोटी कम खाओ, तब फिर पढ़ाई में मन लगा रहेगा. नहीं तो फिर तो एकदम ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहेगा, मस्त सोते रहोगे, है ना? ऑक्सीडेशन प्रोसेस जानते हो ना? बायोलॉजी तो पढ़े ही होगे.
गृह त्यागी मतलब कष्ट में पढ़ना है, एसी वेसी ऑन करके पूरे टाइम नहीं पढ़ते रहना है, राइट। थोड़ा कष्ट होगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली कैसे पढ़ाई हो रही है, नहीं कष्ट होगा तो फिर ऐसे ही रह जाओगे मजे में, है ना। वहां पे एग्जाम देने जाओगे, पता चला पंखा भी नहीं घूम रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, आधे टाइम होता है ये सब जो ये सब जो सेंटर पड़ता है, सब ऐसे जगह सेंटर पड़ेगा जहाँ पे कि ना तो एसी काम कर रहा होगा ना कुछ काम कर रहा होगा, 3 घंटे फिर एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी यू नो you have to be used to these kind of environment while you are preparing. ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन पे है। तीनों चैप्टर एक ही साथ है, दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको साथ में ही अक्सर पढ़ाया जाता है सारे सारे जगहों पे जहाँ पे भी आईआईटी की क्लास होगी। तो हम लोग पहले आज सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन खत्म करेंगे, फिर लीनियर मोमेंटम और फिर कोलिजन, एक एक करके हम लोग 1 by 1 भी चलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, है ना। और बस उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे जब हम कर रहे होंगे, जिससे तुमको रिफ्रेश हो जाए। सो कभी भी एक्स सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 0.5 kg, 1 kg एंड 1.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये जो ट्राइंगल है, इसका अगर हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करें, मान लो यहाँ पे इसके अलोंग ही हम मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसके अलोंग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हमारा हो गया लेट्स से एक्स एक्सिस, और ये वाला जो है हमारा ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया ये 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, राइट। सो ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए अब हम लोगों को। अब हमारे पास फॉर्मूला है x सेंटर ऑफ मास मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 प्लस ऑफ m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यूज पुट करो। m1 x1 मास, m1 जो है मान लो इसको हम लोग मान रहे हैं m1, इसको मान रहे हैं m2, और यहाँ पे जो मास है उसको मान रहे हैं m3। सो m1 x1 का मतलब 0.5 into 0 प्लस ऑफ m2 x2 मीन्स 1 into 4 प्लस ऑफ m3 x3 1.5 into 0 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 0.5 plus 1 plus 1.5. So this will give us 0 और ये 4 divided by 2 plus 1 3, 4 by 3 हो गया यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब जो y सेंटर ऑफ मास है, so this is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. So m1 y1 that means 0.5 into 0 plus m2 y2 1 into 0 plus m3 y3 1.5 into 3 divided by 0.5 plus 1 plus 1.5. So again this is 4.5 divided by 3 which is equal to 3 by 2. So अब हम लोग इसको जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट इज 4 by 3, 3 by 2. So 4 by 3 को 1.33, 1.5.
ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, half of the rectangular plate shown in figure is made of a material of density ρ1, ठीक है, and other half of density ρ2. तो ये जो आधा मटेरियल है उसका डेंसिटी ρ1 है, दूसरे हाफ का मटेरियल डेंसिटी ρ2 है ना। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L, पूरे प्लेट का लेंथ L है, इधर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट। नाउ चूज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। तो पहले वाले पोर्शन, हाफ पोर्शन का अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो इस पॉइंट का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं, मान लो इसके अलोंग ही, यही सेंटर ऑफ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कहाँ पे हो जाएगा, L/4 पे हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा ये 3L/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ है, L/2 का हाफ, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये पूरा L/2 प्लस L/4 कर लोगे तो 3L/4 हो जाएगा, राइट। y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0, तो L/4 0 और 3L/4 0। सो अब हमारे पास इसका जो मास है, ये वाले जो पोर्शन है इसका जो मास होगा, दिस इज इक्वल टू, सो नाउ हाफ ऑफ दिस प्लेट, मान लीजिए इसका जो एरिया है, राइट, let the volume of half plate be V, ठीक है, और डेंसिटी ρ1 है, तो मास m1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ρ1 इंटू वी, और m2 जो मास होगा ये क्या हो जाएगा, ρ2 इंटू वी, ठीक है। और जो हमारा x सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू m1 हमारा है ρ1v इंटू x मीन्स L/4 प्लस ρ2v इंटू 3L/4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ρ1v प्लस ρ2। अब दिस इज इक्वल टू, अब देखो v दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दो और L/4 बाहर ले लो, L/4 बाहर ले लेंगे, ρ1 प्लस 3 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2, so this is equal to, और ये, so this will give you
ρ1 plus 3 ρ2 divided by 4 times ρ1 plus ρ2 into L. So ρ1 plus 3 ρ2 plus 4 times ρ1 plus ρ2 into L. This is your X center of mass. Clear सबको? लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अभी तक हम लोग डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, है ना, जहाँ पे अलग अलग सेंटर ऑफ मास लेके m1 x1 वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें पता है कि जो x सेंटर ऑफ मास है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm इंटीग्रल divided by dm integral. So density of a linear rod of length L varies as rho is equal to a plus bx. बेसिकली यूनिफॉर्म डेंसिटी का ये रॉड नहीं है, ये डेंसिटी x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x के रेस्पेक्ट में ये डेंसिटी चेंज कर रहा है इसका। वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन लोगों का मास होता है। ठीक है, सो अब let the area of cross section of this be alpha. So मान लो यहाँ पे let area of cross section of rod is equal to alpha. तो इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अल्फा है, राइट। अब जो dx वॉल्यूम, dx वाले का जो वॉल्यूम होगा अल्फा इंटू dx, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका जो मास है dm, दैट इज रो इंटू अल्फा dx। सो dm इज इक्वल टू रो इंटू अल्फा dx, this will be the mass. तो रो मीन्स a प्लस bx इंटू अल्फा dx। ठीक है, ये dm हो गया। अब हम लोग x सेंटर ऑफ मास निकालें, इंटीग्रल ऑफ x dm। x dm का मतलब x इंटू a प्लस bx अल्फा dx। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके l तक, कैपिटल L तक वेरी कर रहा है। तो ये 0 हो गया और ये टोटल लेंथ जो है इसका L है। हमने x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर किया है, उसका मास dm जो है हमने निकाला। यहाँ पे जो डेंसिटी है a प्लस बी एक्स इंटू इसका इस पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा अल्फा है इंटू dx, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो dm मास है। x सेंटर ऑफ मास इज x a plus bx alpha dx,
राइट, 0 to L डिवाइडेड बाय, ठीक है, x से dm अपॉन dm, 0 से L a प्लस bx इंटू अल्फा dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x सेंटर ऑफ मास, ये अल्फा को तो कांस्टेंट लेके बाहर कर लो, ठीक है, यहाँ पे अल्फा और ये अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गिव अस ax प्लस bx स्क्वायर dx इंटीग्रल 0 टू कैपिटल L डिवाइडेड बाय a प्लस bx dx 0 to capital L. So this will be ax square by 2 plus bx cube by 3, a dx का मतलब ax प्लस bx स्क्वायर बाय 2, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से L, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से L. So this will be 3al square plus 2bl cube divided by 6, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2al प्लस bl स्क्वायर। अब ये 2 से आ गया, ये 3 टाइम्स हो गया और l को कॉमन लेके कट कर दो। सो x सेंटर ऑफ मास इज 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a प्लस 3bl। So this is our center of mass. क्लियर बच्चों? Yes, sir. अरे वेदांश कहाँ रह गए थे तुम? वेदांश, हाँ सर। कहाँ रह गए थे बेटा? तो बीच में था, फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइव हुई थी। अच्छा अच्छा, अनुराग भी नहीं है आज। अच्छा, वही तो 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे नहीं। कर लिया सभी ने? Yes, sir. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m एंड एज l। तो ये इसका जो हाइट है ये l है। So cubical block of mass m and edge l is placed in a large tray of mass capital M. तो इस आइस का मास स्मॉल m है और ट्रे का मास कैपिटल M. If the ice melts, how far does the center of mass of the system ice plus tray come down? तो अब ये देखो कि यहाँ पे जो ट्रे का मास है कैपिटल M है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। आइस का मास स्मॉल m है और इसका सेंटर ऑफ मास ये L/2 के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब लेट्स से
और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा, राइट, अब क्या है, हाउ फार डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कम डाउन, तो पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास पहले वो निकाल लेंगे, और उसके बाद में ये पूरा क्या है, ट्रे के ऊपर पानी फैल जाएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उतना ही होगा जहां पे कि ये इसका, ये बड़े वाले ट्रे का जो सेंटर ऑफ मास है उसी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सो सपोज द सेंटर ऑफ मास, ये जो x1 बता रहा, मान लो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लेते, राइट, ओरिजिन से x1 डिस्टेंस के हाइट पे ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और x2 डिस्टेंस सेंटर ऑफ x2 डिस्टेंस पे जो ओरिजिन से उसका आइस वाले का सेंटर ऑफ मास है। सो लेट center of mass, let O be the origin, let center of mass of tray be at a distance x1 from O, and center of mass of ice cube be at a distance x2 from O। ठीक है, अब center of mass of ice tray system is equal to m into x2 plus capital M into x1 divided by small m plus capital M। ठीक है, so, अब जो है after the ice melts, ठीक है, after the ice melts, the center of mass of water comes down by, कितने से कम नीचे आ जाएगा, x/2 से l/2 कम हो जाएगा। सो ये जो डिस्टेंस था दिस इज इक्वल टू l/2, और ये x2 माइनस l/2 कर देंगे तो इतने डिस्टेंस से ये जो आइस मेल्ट हुआ है वो पानी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इतने डिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, x2 माइनस l/2। ठीक है, आफ्टर द सेंटर ऑफ मास comes down by l/2, so distance of center of mass now is equal to x2 minus l/2। ये सेंटर ऑफ मास हो गया ओरिजिन ओ से। ठीक है, नाउ न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस ट्रे सिस्टम, तो नया वाला जो सेंटर ऑफ मास है मान लो वो x डैश पे है, इज इक्वल टू m जो वाटर है उसका मास इंटू x2 माइनस l/2 प्लस ट्रे का मास m इंटू x1 डिवाइडेड बाय small m plus capital M। Now shift in
सेंटर ऑफ, ये सेकंड केस है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस x डैश माइनस ये जो x है, so this will be equal to x, जो टोटल डिस्टेंस x था, x माइनस x डैश, which is equal to mx2 plus capital mx1 minus of mx2 plus ml by 2 minus mx1 divided by m plus m. So ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, so this is equal to ml by 2 times m plus n. इतने से नीचे जाएगा. क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now consider a two-particle system with particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through the distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? तो मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, इनका सेंटर ऑफ मास लेट्स से इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई करता है. अब इसको अगर हम लोगों ने d1 डिस्टेंस से मूव करके आगे पहुंचाया है, तो इसको हम लोगों को कितने डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे रहे. सो लेट्स से इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन x1 है डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास का से जो इसका सेंटर ऑफ मास पे ही हम ओरिजिन मान लेते हैं. लेट्स से सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन और इसका डिस्टेंस पहले x2 था. इसको अगर हमने d1 डिस्टेंस से मूव कर दिया है और लेट्स से इसमें जो डिस्टेंस है, सॉरी d डिस्टेंस से मूव किया है, इसमें जो डिस्टेंस है वो d डैश है लेट्स से. सो अब ओरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस देखना होगा वो कितना हो जाएगा, x1 माइनस d हो जाएगा, और इसका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस देखना होगा x2 माइनस d डैश हो जाएगा. ठीक है. नाउ let origin be, ये पॉइंट हुआ है, let origin be at the center of mass of the system. So origin center of mass of the system पे है, तो यहाँ से अगर मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, सो हमें पता है कि ओरिजिन अगर सेंटर ऑफ मास पे होता है तो m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2. कल भी हम लोग कर रहे थे तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. ठीक है. एक सेकेंड.
सो इससे हमारा आ जाएगा m1 इंटू, अच्छा ये जो है, अब अगर इसको हम लोगों ने, ठीक है, अगर इसको d डिस्टेंस से मूव कर देंगे, अब इस केस में क्या हो जाएगा, m1 इंटू x1 माइनस डी इज इक्वल टू m2 इंटू x2 माइनस डी डैश लेटर ऑन। इनिशियली ये था और बाद में ये हो, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, subtracting 2 from 1 we'll get m1 x1 minus m1 x1 plus m1d is m2 x2 minus m2 x2 plus m2d dash, ठीक है। ये कैंसिल कर दोगे तो m1d, अब हमें d dash निकालना है, d dash is equal to m1 upon m2 into distance d। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, if you see this sixth question, a body of mass 2.5 kg is subjected to the forces shown in the figure. Find the acceleration of the center of mass. हम लोगों ने पढ़ा है कि acceleration of center of mass is equal to sum of all the forces divided by mass. So sum of all the external forces on the system divided by the total mass m gives you the acceleration of center of mass, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सारे फोर्सेस को हम लोग इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट में। ये 4 है तो यहाँ पे ये 4 cos 60 डिग्री हो गया, ये 4 sin 60 डिग्री हो गया, ये 6 न्यूटन है ही, है ना, और ये 6 न्यूटन है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पे 6 cos 53 डिग्री, राइट, और दूसरा नीचे के तरफ 6 sin 53 डिग्री। ये 5 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। सो दिस इज 5 cos 37 और 5 sin 37, ठीक है। ना हम लोग अब लगाते हैं यहाँ पे टोटल फोर्स, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 4 cos 60 डिग्री प्लस 6 cos 53 डिग्री, ठीक है, प्लस 5 cos 37 डिग्री माइनस 6 न्यूटन, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सो दिस इज 4 into 1/2, right, 4 into 1/2 plus 6 into
cos 53 डिग्री है, मतलब 5/4 हो जाएगा, नहीं 5/3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि sin 53 सही कर रहे थे, 5/4 ही होगा, sin 53 4/5 होता है, तो cos 53 क्या, cos 53 is 3/5 प्लस ऑफ 5 इंटू cos 37 4/5 हो जाएगा, माइनस ऑफ 6। सो ये इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 प्लस 18/5 20/5 माइनस 6, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, 18/5 इज 3.6 न्यूटन। ये Fx हो गया 3.6 न्यूटन। Fy का समेशन इज इक्वल टू 4 साइन 60 डिग्री माइनस 6 साइन 53 डिग्री प्लस 5 साइन 37 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे, 4 साइन 60 डिग्री मतलब 4√3/2 माइनस 6 साइन 53 डिग्री 4/5 प्लस 5 साइन 37 डिग्री 5 into 3/5. So this is 2√3 minus 24/5, 4.8 plus of 3. So this is equal to 2√3 minus 1.8. 1.66 हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो अब देखो, ये जो F net is equal to root under Fx square plus Fy square. So this will be equal to root under 3.6 का whole square plus 1.66 का whole square. थ्री 3.96 हो गया, so approximately equal to 4 Newton. So now tan theta is equal to Fy by Fx. So this is 1.66 by 3.6. 0.46. हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज F net by टोटल मास m. F net हो रहा है 4 divided by 2.5. So this is 1.6 meter per second. Clear बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
Now, in this question, see, we have two blocks of equal masses m are connected by an unstretched spring and the system is kept at rest on a frictionless horizontal surface. तो दो ब्लॉक दोनों का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गया और इन दोनों को खींच रहे हैं F फोर्स से, ठीक है. So constant force F is applied on one of the blocks, pulling it away from the other as shown in the figure. Find the position of the center of mass at time t. T time के बाद हम लोगों को center of mass का position बताना है. If the extension of the spring is x naught at time t, find the displacement of the two blocks at this instant. ठीक है. तो अभी पहले acceleration of center of mass करेंगे first part. So acceleration of center of mass is equal to total force F by total mass m. अगर इस पूरे को हम सिस्टम मानते हैं, consider mass plus string as system. So mass plus string as system अगर हम इसको कंसिडर करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. राइट. नाउ हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो x इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ a सेंटर ऑफ मास इनटू t स्क्वायर. सो दिस इज हाफ इनटू f by 2m into t square. So this will be equal to ft square divided by 4m. ठीक. तो ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया. बी पार्ट में हमें कह रहा है if the extension of the spring is x naught at time t, find the displacement of the two blocks at the instant. मान लो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट x1 है और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट x2 है. ठीक है. सो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है और इस वाले में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x2 होगा. सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. सेम डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच में ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसको जब तुम पुल करोगे तो ये अगर मान लो पहले मूव करना शुरू करेगा और ये स्प्रिंग फिर इलोंगेट होना शुरू करेगा. बाद में जाके जब इतना इलोंगेट कर जाएगा कि kx के बराबर इसको मूव कराने लायक फोर्स मिल जाएगा इसको, तब ये मूव करना शुरू करेगा बेसिकली. और वहां पे बेसिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो. सो लेट्स से किसी इंस्टेंट t पे डिस्प्लेसमेंट जो पहले ब्लॉक का है x1 है और दूसरे वाले ब्लॉक का अगर x2 है. So let at any time t displacement in first block be x1 and second block be x2. तो ये डिस्प्लेसमेंट है. नाउ द सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो x पे है. तो किसी टाइम t पे हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लिया. सेंटर ऑफ मास इज एट x. नाउ वी नो दैट x will be equal to m1 x1 means m x1 प्लस m x2, दोनों का मास सेम है इसीलिए वैसे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय m प्लस m. तो ये हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है ft स्क्वायर बाय 4m इज इक्वल टू m x1 प्लस m कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट. ठीक है. सो इससे हमारा x1 प्लस x2, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू f2 स्क्वायर बाय 2m. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे वाले में कह रहा है इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0,
स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, x1 माइनस x2 जो है दैट विल बी द स्प्रिंग का एक्सटेंशन। मैं इसका डिस्प्लेसमेंट x1 मान रहा हूँ, इसका x2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 हमारा x0 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। इन लोग को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 इज f2 स्क्वायर बाय 2m प्लस x0। सो इससे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू ft स्क्वायर बाय 2m प्लस x0 और इसके बाहर हाफ होगा। उसी तरह अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो x2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ft स्क्वायर बाय 2m माइनस ऑफ x0। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस। लिख लिया सबने? Yes, sir. सभी ने लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस 1:3। तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल जो है दो पार्ट में ब्रेक हो गया, राइट। 1:3 इसका मास हो गया। तो अगर ये टोटल मास m था, राइट, सो अगर इसका मास टोटल मास m है तो ये जो है 1:3 में ब्रेक होने का मतलब 4 पार्ट में ब्रेक हो गया, m/4 यहां आ गया और 3m/4 इधर आ गया, ठीक है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ रेशियो 1:3। द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, तो कमिंग टू रेस्ट वो क्या होगा, सीधे यहाँ पे गिर जाएगा, है ना, डायरेक्टली वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands। हमें ये डिस्टेंस निकालना है टोटल, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो वो इंटरनल फोर्सेस के वजह से करेगा। इंटरनल फोर्सेस के वजह से करेगा तो ये जो दो पार्ट में मासेस ब्रेक हुए उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पाथ पे मूव करता रहेगा जिस पाथ में एक्चुअली ये मास जो कैपिटल एम का है वो मूव करता है। याद है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। तो ये अगर डिस्टेंस मान लो x1 है और ये डिस्टेंस यहाँ पे x2 है, तो ये दोनों डिस्टेंस x1 x2 है। तो अब बेसिकली इसका मास अगर m1 मान लो और इसका मास m2 मान लो, राइट। तो अब हम लोग x1 और x2 का वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू तो हमें पता है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से सारे डिस्टेंसेस अगर हम मेजर करें तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है m1 x1 प्लस, मतलब इसको x1 नहीं मान लो, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको ओरिजिन करोगे तब तुम सिंपली क्या कर लोगे, m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2, ऐसे कर सकते हैं। और अगर इसको ओरिजिन मान के करेंगे तब दूसरे तरीके से करेंगे। तो चलो पहले ये लिख लिया है, इसी से कर लेते हैं। सो x1 अगर हम लोग इससे डिस्टेंस मान रहे हैं, हमारा रेंज पहले निकाल लेते हैं। रेंज कितना होता है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट। तो u स्क्वायर, सो इनिशियल वेलोसिटी 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन 37 इंटू कॉस 37 डिवाइडेड बाय जी। जी हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये हमारा 100 स्क्वायर मतलब 10,000 और बाय 10 कर लोगे तो 1000 इंटू 2 इंटू साइन 37 इज
3/5, cos 37 is 4/5, ठीक है, 5 5s are 25, तो दिस इज 960 मीटर। तो रेंज 960 मीटर है, तो x1 क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, 480 मीटर, 480 मीटर हो जाएगा ये x, राइट। अब ये फॉर्मूला यूज करो, m1 x1 मतलब m/4 इंटू 480 इज इक्वल टू 3m/4 इंटू डिस्टेंस x2, m/4 कैंसिल हो गया, और x2 इज इक्वल टू 480/3 विच इज इक्वल टू 160। तो अगर यहां से टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो वो जो डिस्टेंस ऑफ हेवियर प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग x निकालना है, तो दैट विल बी रेंज प्लस x2। रेंज है हमारा 960 प्लस 160, ठीक है, तो 1120 मीटर होता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लो इसको। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल हम लोग ये सेंटर ऑफ मास के कुछ 2-3 और क्वेश्चंस रह गए हैं उसके कॉन्सेप्ट पे, वो करेंगे, और उसके बाद फिर मोमेंटम वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. बाकी लोगों ने भी लिख लिया बच्चों? Yes, sir. और जल्दी विद्यार्थी बनो, विद्यार्थी नहीं बनोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है।